नमस्कार। आज हम करते हैं कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक हमारा राजस्थान का 7वां लेसन, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। देखिए, जब देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो राजस्थान तो क्या कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं था। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेज़ों का सीधा आधिपत्य था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अजमेर को अपना केंद्र बना रखा था। इसके अलावा जो शेष राजस्थान था वहाँ राजा महाराजाओं का शासन था, इसलिए संघर्ष का स्वरूप थोड़ा बहुत अलग अलग था। अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे यहाँ के रियासतों के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आ गया। इसके विरुद्ध यहाँ के किसानों एवं जनजातियों ने आवाज़ उठाई, क्योंकि वो अपने सामाजिक ताने बाने में बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसलिए किसानों और जनजातियों ने आवाज़ उठाई और संघर्ष किया। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई और प्रजामंडलों ने लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की और बाद में इन्हीं राजनीतिक चेतना की कारण राजस्थान में एकीकरण की परिणति हुई थी। राजस्थान में किसान आंदोलन। देखिए, मध्यकाल में स्थिति क्या थी कि राजस्थान में जागीरदारों और किसानों के संबंध अच्छे थे। ठीक है, यानी जब जागीरदारों और किसानों के बीच अच्छे संबंध थे तो किसान है उसको अपनी जागीर में बसने के लिए जागीरदार प्रोत्साहित करते थे, ताकि किसान यहाँ बसे और वो यहाँ अन्न उजाए। ठीक है, परंतु अंग्रेज़ों और राजाओं के बीच जब सहायक संधि हो गई, किन किन के बीच? अंग्रेज़ों और राजाओं के बीच, तो अंग्रेज़ों ने राजाओं से नगद लगान वसूल करना शुरू कर दिया। अब अंग्रेज़ों ने जब राजाओं से नगद लगान मांगा तो राजाओं ने यह राशि जागीरदारों से लेनी शुरू कर दी। अब जागीरदारों से जब ये वसूली हुई तो जागीरदारों ने इसे किसानों से वसूल करना शुरू कर दिया। इसके कारण यानी अंग्रेज़ राजा से वसूलते, राजा जागीरदार से वसूलते, जागीरदार किसान से वसूलते। इस प्रकार ये कड़ी चली। अब अंग्रेज़ों के साथ साथ राजा और जागीरदार सभी ऐशो आराम में पड़ गए। क्यों? कि उनको देने वाला पहला जो मुख्य व्यक्ति था वो था किसान। तो सभी का भार किस पर डाल दिया गया? किसान पर, और उन पर लाग बाग बढ़ा दी गई। किसानों से बेगार ली जाने लगी। इन सब परिस्थितियों से परेशान होकर किसानों ने उनके विरोध में आंदोलन किए। इनमें से कुछ आंदोलन निम्न है। देखिए, सबसे पहले है बिजोलिया आंदोलन। ठीक है, यानी पहला जो आंदोलन है बिजोलिया आंदोलन। देखो, भारत में पहले संगठित किसान आंदोलन की बात की जाए तो वो बिजोलिया का किसान आंदोलन है। ठीक है, और बिजोलिया किसान आंदोलन है, उसकी शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया ठिकाने के किसान आंदोलन को जाता है। यानी भारत में पहले संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को दिया जाता है। देखिए, जो बिजोलिया क्षेत्र है वो भीलवाड़ा का क्षेत्र है। इस आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या रही कि ये आंदोलन 44 साल तक चला। बिजोलिया आंदोलन 44 साल तक चला और वो पूरी तरीके से अहिंसात्मक था। ठीक है, बिजोलिया भीलवाड़ा में है। तात्कालिक मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। ठीक है, यानी तात्कालिक जो मेवाड़ रियासत थी उसी का एक ठिकाना था बिजोलिया। और यहाँ अधिकांश जो किसान थे वो धाकड़ जाति के किसान थे, तो उन धाकड़ जाति के किसानों ने ही आंदोलन शुरू किया था। और ये आंदोलन 3 चरणों में चला था। पहला चरण 1897 से 1914। देखो, ये वो समय था जब साधु सीताराम दास है और अन्य व्यक्ति इसको चला रहे थे। और दूसरा चरण 14 से 23 के बीच चला, और ये वो चरण था जब भूप सिंह या विजय सिंह पत्तिक। ठीक है, देखिए, भूप सिंह और विजय सिंह पत्तिक एक ही आदमी थे। ठीक है, तो भूप सिंह या विजय सिंह पत्तिक ने इसको दूसरे चरण में नेतृत्व प्रदान किया।
तत्पश्चात तीसरा चरण चला 1923 से 41 और इसमें जमुनालाल बजाज इसमें प्रमुख शख्स रहे। देखिए 1893 के अंदर क्या हुआ, 1893 के अंदर राव कृष्ण सिंह, ठीक है, ये बिजोलिया के राव थे कृष्ण सिंह, इन्होंने बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली थी। तो इस अत्यधिक लागबाग के कारण जो नानजी और ठाकरी पटेल थे ये किसानों के प्रतिनिधि बने। किसानों के प्रतिनिधि बनकर नानजी और ठाकरी पटेल मेवाड़ के महाराणा से इसकी शिकायत करने गए। यानी मेवाड़ के महाराणा से राव कृष्ण सिंह की ठीक शिकायत किसने की, नानजी और ठाकरी पटेल ने। तो नाराज राव ने क्या किया, कुछ समय पश्चात प्रजा पर चमरी कर और लगा दिया। कौन सा कर लगा दिया, चमरी कर। देखिए चमरी कर क्या था कि लड़की की शादी पर किसान है वो 5 रुपये देगा, यानी ठिकाने में कितने रुपये जमा कराने होंगे, 5 रुपये लड़की की शादी पर, ये था चमरी कर। लेकिन किसानों ने इसका पुरजोर विरोध किया और चमरी कर को माफ़ करना पड़ा और लगान में भी छूट देनी पड़ी। लेकिन कुछ समय पश्चात राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई और राव कृष्ण सिंह के स्थान पर राव पृथ्वी सिंह राव बना। अब पृथ्वी सिंह ने क्या किया, जनता पर एक नई लागत लगा दी और वो थी तलवारबंदी। ठीक है, कौन सी लागत लगा दी, पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवारबंदी की लागत लगा दी। तलवारबंदी में क्या था कि नए जागीरदार की गद्दी नशीनी पर लिया जाने वाला कर तलवारबंदी कहलाया। किसानों ने साधु सीताराम दास, कौन कौन है, साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव, इन तीनों के नेतृत्व में राव की इस कार्यवाही का पुरजोर विरोध किया और ये लागबाग लेने से मना कर दिया। ठीक है, तो अब हुआ क्या आगे। अब इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि विजय सिंह पथिक इससे आकर जुड़ गए। देखिए विजय सिंह पथिक है वो इस आंदोलन से 1916 में आकर जुड़े थे। विजय सिंह पथिक है वो अजमेर की टाटगढ़ जेल से भागे थे। उनका पहले नाम भूप सिंह था, लेकिन अब वो भागती जेल से भागे हुए थे, इसलिए उन्होंने अपना भेष बदल लिया और विजय सिंह पथिक अपना नाम रख लिया। और 1916 में बिजोलिया की कमान उनके हाथ में आ गई। यानी बिजोलिया की कमान भूप सिंह या विजय सिंह पथिक के हाथ में कब आई, 1916 में। ठीक है, और ये राज में अगर पथिक जी की बात करें तो पथिक जी को राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय पथिक, ध्यान रखें, पथिक जी को राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी जाना जाता है। 1917 में क्या हुआ, पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर दी। यानी 1916 में वो बिजोलिया से जुड़े, उसकी कमान हाथ में आ गई। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और बाद में उनको माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ मिला। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन है वो तेज कर दिया। किसानों ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया और वो गिरफ्तार भी होते रहे और आंदोलन अंत में 30 चरण में पहुंच गया। जब आंदोलन 30 चरण में पहुंचा तो जमुनालाल बजाज ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। देखिए जमुनालाल बजाज के हाथों में जब इसकी कमान आई, उससे पहले विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी। ठीक है, जिसने और आगे कार्य किया था। तो जब तीसरे चरण में जमुनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया तो वह आंदोलन आगे बढ़ा और 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से, 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे, राघवाचार्य, उनके आदेश से उस समय के तात्कालिक जो राजस्व मंत्री थे डॉक्टर मोहन सिंह मेहता वो बिजोलिया गए। यानी मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य ने तात्कालिक राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा। ठीक है, वो बिजोलिया गए, उन्होंने किसानों से समझौता किया और उनकी ज़मीनें उनको वापस दिलाई और लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। इस प्रकार ये प्रथम संगठित आंदोलन 44 वर्षों तक चलता रहा। इस आंदोलन के दौरान
अंजना देवी चौधरानी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा, ये कुछ महिलाएं भी थी जो इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रही थी। ठीक है, अगला है बेंगू किसान आंदोलन। देखिए, जो बेंगू किसान आंदोलन है वो आंदोलन है 1921 का। कब का है? 1921 का। बिजोलिया किसान आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर बेंगू ठिकाने में भी किसानों ने जागीरदार के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा दी। ठीक है, ये किसान हैं वो जागीरदार के खिलाफ मेलान नामक स्थान पर इकट्ठे हो गए। कहाँ इकट्ठे हो गए? मेनाल। ठीक है, और उन्होंने विजय सिंह पथिक से ये आग्रह किया कि वो उनका नेतृत्व करे। लेकिन चूंकि विजय सिंह पथिक है वो उस समय किससे जुड़े हुए थे? वो उससे जुड़े हुए थे बिजोलिया आंदोलन से। लेकिन उन्होंने, विजय सिंह पथिक ने राम नारायण चौधरी से किसानों का नेतृत्व करने को कहा, तो राम नारायण चौधरी ने उसका नेतृत्व किया। तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने। लंबे संघर्ष के बाद किसानों और राजा अनूप सिंह के बीच समझौता हो गया। यानी किसानों के साथ ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ। इस समझौते को मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट ने मारने से मना कर दिया। ठीक है, यानी मेवाड़ के ठिकाने थे ये, उसने मारना, सरकार ने नहीं माना। रेजिडेंट, जो अंग्रेज रेजिडेंट होता था, उसने भी मारने से मना कर दिया। तो इस प्रकार ठिकाने के अनूप सिंह ठाकुर और किसानों के बीच जो समझौता हुआ वो ऐसे ही रह गया। सरकार ने जांच के लिए बाद में रेवेन्यू कमिश्नर मिस्टर ट्रेंच को भेजा। सरकार ने जांच करने के लिए रेवेन्यू कमिश्नर मिस्टर ट्रेंच को बेंगू भेजा। लेकिन यहाँ रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने पहुंचकर गोविंदपुरा में इकट्ठे हुए किसानों पर गोलियां चलाने और गांवों को जलाने का आदेश दे दिया। तो इस प्रकार जब कमिश्नर ट्रेंच ने जो गोलियां बरसाई तो उसमें रूपा जी और करपा जी धाकड़ ये घटनास्थल पर ही शहीद हो गए और कई किसान घायल और गिरफ्तार हुए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 लाख भाग समाप्त कर दी गई और बेगार पर रोक लगा दी गई। इसमें ध्यान रखें, रूपा जी और करपा जी धाकड़ किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? बेंगू किसान आंदोलन से जुड़े थे। या रूपा जी तथा करपा जी है वो किस आंदोलन के दौरान घटनास्थल पर ही मारे गए थे? तो वो बेंगू किसान आंदोलन के दौरान, या यूँ कह सकते हैं बेंगू किसान आंदोलन के दौरान घटनास्थल पर ही मारे गए व्यक्ति थे रूपा जी और करपा जी। नेक्स्ट आंदोलन है बूंदी किसान आंदोलन। देखिए, जो बूंदी किसान आंदोलन है वो 1926 में हुआ था। कब हुआ? 1926 में। इसमें पंडित नैनूराम, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर आदि ने नेतृत्व दिया था। यानी कौन कौन नेतृत्व करने वाले थे? इसमें नैनूराम, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर आदि ने नेतृत्व बूंदी के आंदोलन को दिया था। तो बूंदी में जो आंदोलन चल रहा था वो किसानों ने लाग बाग, बेगार आदि के खिलाफ किया था। देखिए, राजस्थान के क्षेत्रों में जो आंदोलन चल रहे थे उनमें करीब करीब में लाग बाग ही मुख्य मुद्दा था। ठीक है, बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्रित किसानों पर गोली चला दी और इसमें नानक भील की मृत्यु हो गई। यानी बूंदी किसान आंदोलन के दौरान नानक भील की मृत्यु हुई थी। या यूँ कहीं नानक भील की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो बूंदी किसान आंदोलन के दौरान। कहाँ? बरड़ में। अनेक स्त्री बच्चे भी इस गोलीबारी में घायल हुए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगों को स्वीकार कर लिया गया, तब यह आंदोलन समाप्त हुआ। अगला आंदोलन है अलवर किसान आंदोलन। देखिए, निमोचना किसान आंदोलन जो अलवर का था या अलवर किसान आंदोलन वो अलग ही प्रकार का था, क्योंकि मुख्य मुद्दा जो बना था वो जंगली सुअर बना था। देखो, अलवर राज्य में जंगली सुअर किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब किसान है वो 1921 में सुअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन करने लगे। यानी फसलों को जंगली सुअरों से नुकसान हो रहा था और इन सुअरों को मारने की इजाज़त नहीं थी। इनको मारने की इजाज़त मांगने के लिए 1921 में अलवर के किसानों ने आंदोलन किया। सन 1925 में क्या हुआ? अलवर के महाराजा जयसिंह द्वारा
की गई लगान वर्दी से किसानों ने और भी रोष उत्पन्न कर दिया और इन किसानों ने निमूचना गांव में एक सभा का आयोजन किया। यानी किसानों ने सभा का आयोजन कहाँ किया? निमूचना गांव के अंदर। कब? यानी एक तो सुअर मारने की अनुमति मांग रहे थे, दूसरा 1925 में अलवर के राजा जयसिंह ने जब लगान बढ़ा दी तो किसान नाराज हो गए, उन्होंने निमूचना में एक सभा का आयोजन किया। लेकिन इस सभा पर गोलीबारी चला दी गई, जिसे सैकड़ों किसान, स्त्रियां और बच्चे मारे गए, अनेक घरों को जला दिया गया, अनेक पशु जलकर मर गए। इस प्रकार निमूचना की 1925 की जो घटना है उसकी गांधी जी ने कटु आलोचना की और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। यानी निमूचना कांड कब का है? 1925 का। ठीक है। और इसे किस नाम से जाना गया है? जलियांवाला कांड। ये किसने कहा है? गांधी जी ने इसको ये नाम दिया है। ठीक है। तो ये था किसान आंदोलन अलवर का। अब है सीकर किसान आंदोलन। ठीक है। शेखावाटी का क्षेत्र, सीकर किसान आंदोलन। देखिए, सीकर जयपुर का एक बड़ा ठिकाना था और ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर खर्चे के लिए लगान बढ़ा दी। यानी पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर जो खर्चा करना था उसके लिए ने ठाकुर कल्याण सिंह ने लगान में वृद्धि कर दी। लेकिन बरसात की कमी होने के कारण किसान इसको देने में असमर्थ थे, लेकिन फिर भी ठाकुर ने लगान की दरें कम नहीं की। तब किसानों ने विरोध तेज कर दिया। लेकिन ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान उनके अत्याचारों से निराश नहीं हुए। किसानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर गोलियां चलाई गई। यानी किसानों ने जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया उस प्रदर्शन पर भी गोलियां चलाई गई। तो इस आंदोलन की गूंज है वो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक सुनाई दी। यानी इस आंदोलन के बारे में हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में भी चर्चा हुई। किसके बारे में? सीकर किसान आंदोलन के दौरान। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा तथा लगान में भी कमी करनी पड़ी। ठीक है। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह तथा पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। यानी सीकर किसान आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह तथा पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है शेखावाटी किसान आंदोलन। ठीक है। यानी सीकर आज वर्तमान शेखावाटी का ही क्षेत्र है, जो कि तत्कालीन समय वो जयपुर का ठिकाना था। शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी के किसानों ने भी मनमानी लगान वर्दी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। चिड़ावा के मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। किसने? चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। किसका गठन किया? सेवा समिति। किसने? मास्टर कालीचरण ने। कहाँ? चिड़ावा में। नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ, मालासर आदि के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। यानी कहाँ के ठिकानेदार ने किसानों को पीटा? मालासर के ठिकानेदार ने। डूंडलोद ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों और किसानों के बीच समझौता कराने के प्रयास भी किए थे, लेकिन ये सब प्रयास है वो विफल रहे और ये आंदोलन है वो आज़ादी के बाद ही खत्म हो पाया। कौन सा आंदोलन है? शेखावाटी किसान आंदोलन। ठीक है। तो ये कहाँ कौन कौन से जुड़े हुए थे? इससे जुड़े हुए क्षेत्र थे नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ, मालसर। ठीक है। ये जुड़े हुए थे। और प्रमुख व्यक्ति के रूप में हम देखें तो इसी आंदोलन के दौरान चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया था और डूंडलोद के ठाकुर ने किसानों पर अत्याचार किए थे। अन्य किसान आंदोलन। अन्य किसान आंदोलन की बात करें तो सन 1945 में, कब की बात है? सन 1945 में चंडावल ठाकुर ने, ये चंडावल ठाकुर है वो बात है सोजत पाली की। ठीक है। चंडावल ठाकुर ने लाठियों व भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया था।
ठीक है। इसी तरह 1947 में डाबड़ा में लगान लागबाग बेगार के खिलाफ 600 किसान ठिकानेदार के पास गए तो उसने बंदूकें तलवारें भल्ले चलवाए और कई लोगों को हताहत कर दिया। कहाँ घटना है? डाबड़ा की। देखिए डाबड़ा कहाँ है, कितने लोग गए थे? 600, यानी 600 लोग लागबाग बेगार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए गए थे, लेकिन वे कोई काम नहीं कर पाए, बल्कि ठिकानेदार के पास बंदूकें तलवारें भाले से ये सामना हुआ और कई लोग घायल हो गए। अब ये जो डाबड़ा है, ये डाबड़ा है कहाँ? देखिए डीडवाना नागौर का क्षेत्र है। ये डीडवाना नागौर का क्षेत्र है। कौन सा? डाबड़ा। यहाँ जो ठिकानेदार के खिलाफ आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के कारण जाटों के बलिदानी इतिहास की थर्मोपोली डाबड़ा कहलाता है। यानी डाबड़ा को जाटों के बलिदानी इतिहास की थर्मोपोली कहा जाता है। किस गांव को? डाबड़ा गांव को, क्योंकि यहाँ के जाटों ने पूर्णतया विरोध किया और अनेक प्रकार से इन्होंने यहाँ के जुल्म सितम को सहा था। इस प्रकार राजस्थान के अंदर अनेक किसान आंदोलन हुए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं जनजाति आंदोलन। ठीक है। देखिए राजस्थान के अंदर भील, मीणा, ग्रासिया आदि जनजातियाँ वो प्राचीन काल से रहती आई हैं, आज भी रह रही है। और दक्षिणी राजस्थान में भील है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा, या यूँ कहे भीलों का वहाँ बाहुल्य है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, वहाँ भीलों का बिल्कुल बाहुल्य है। मेवाड़ के राज चिन्ह में इनका चिन्ह अंकित है, क्योंकि ये मेवाड़ के राजाओं के काफ़ी नज़दीक रहे थे और हर घटना के अंदर, या यूँ कहें कि हर समय जब वक्त पड़ी तो भीलों ने मेवाड़ के राजाओं की सहायता की थी। जयपुर के आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य था, परंतु समय के फेर से ये बहादुर जातियाँ सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई और अंग्रेजी काल आया तब तो इनका शोषण इतना ज़्यादा हुआ कि ये और भी ज़्यादा पिछड़ गई। लेकिन फिर भी कुछ जन सेवकों और समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत करने का कार्य किया। तो इसी कड़ी में देखिए हमारे सामने पहला है भील आंदोलन। ठीक है, देखिए भील आंदोलन है वो भीलों में जागृति की विचारधारा लाने के लिए, या यूँ कहें कि आदिवासियों में एकजुटता या उनको संगठित करने के लिए भील आंदोलन चला था। तो ये आंदोलन गोविंद गुरु ने चलाया था। ठीक है, और गोविंद गुरु ने भीलों में एकता लाने के लिए, उनको संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी। ये स्थापना देखो उन्होंने 1883 में की थी। ठीक है, यानी संप सभा की स्थापना कब हुई? 1883 में। किसके द्वारा? गोविंद गुरु के द्वारा। देखिए संप का मतलब क्या होता है? संप का मतलब होता है एकता। ठीक है, एकता, प्रेम, भाईचारा, ये सब गुण इसमें लाने के लिए ये काम किया गया था। ठीक है, तो गोविंद गुरु ने बेगार व अनुचित लागतें न देने के लिए अपने भीलों को जागृत किया था कि वो इस प्रकार के अनुचित लागबाग बेगार है वो सरकार को न दें। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने तैयार किया। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर अश्विन सुदी पूर्णिमा को समसपा का अधिवेशन हो रहा था। ठीक है, देखिए हमने बात की कि 1883 में समसभा की स्थापना हुई और उसका पहला अधिवेशन 1903 में हुआ। उसके बाद से अधिवेशन होते रहे और ऐसा ही अधिवेशन 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर अश्विन सुदी पूर्णिमा को हो रहा था। ठीक है, तो अब ये जो अधिवेशन हो रहा था वहाँ अंग्रेजी सेना ने इसको चारों तरफ से घेर लिया और गोलियां चलाई, जिससे हजारों लोग है वो वहाँ मारे गए। ठीक है, और कई लोग घायल भी हुए। इस आंदोलन को भगत आंदोलन भी कहते हैं, यानी भील आंदोलन है उसको भगत आंदोलन कहते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने गोविंद गुरु को अनुसरण किया या उनके अनुयायी बने वो लोग भगत कहलाए, इसलिए यह आंदोलन भगत आंदोलन कहलाया। आदिवासियों के मसीहा के रूप में दूसरे व्यक्ति जाने जाते हैं मोतीलाल तेजावत, आदिवासियों का मसीहा। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में, ठीक है,
तेजावत ने चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में किसानों व आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के खिलाफ खड़े होने के लिए आह्वान किया। और ये घटना कब की है? ये घटना 1920 की है। यानी मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के लिए कार्य शुरू किया। 1920 में उनको लाग बाग, बेगार, अत्याचार के लिए आह्वान किया। आंदोलन को गति देने के लिए उन्होंने उन सब की एकता पर बल दिया था, इसीलिए ये आंदोलन एक ही आंदोलन कहलाया। ठीक है, यानी मोतीलाल तेजावत द्वारा चला गया आंदोलन क्या कहलाया? एक ही आंदोलन। क्यों? क्योंकि वह एकता पर बल देने वाला था। ठीक है, एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए थे। कहाँ इकट्ठे हुए? उदयपुर। और महाराणा को इसकी सूचना मिली। महाराणा को इन्होंने एक मांग पत्र दिया और वो मांग पत्र 21 सूत्री मांग पत्र था, जो मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है। यानी हजारों लोगों ने इकट्ठे होकर महाराणा को एक मांग पत्र बना कर दिया और वो मांग पत्र 21 सूत्री था, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया। और मेवाड़ के महाराणा ने 18 मांगे तत्काल ही मान ली। ठीक है, कितनी मांगे मान ली? 18 मांगे। कितनी दी गई थी? 21। इसके साथ ही देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि में जो भील थे, उन भीलों को संगठित करने के लिए जो कार्य कर रहे थे वो व्यक्ति थे भोगीलाल पांड्या। कौन थे? भोगीलाल पांड्या। अब भोगीलाल पांडे हैं, उनको बागड़ का गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? बागड़ का गांधी कहा जाता है। किसको? भोगीलाल पांड्या को। देखिए, तो देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का कार्य भोगीलाल पांड्या कर रहे थे। उनके साथ साथ कौन करते? हरदेव जोशी। देखिए, हरदेव जोशी है, उन्होंने 10 बार चुनाव जीता था, वो कभी नहीं हारे। और वो 3 बार अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति को एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। यानी मीणा जनजाति का एक ऐसा वर्ग था जिसे अंग्रेजी सरकार ने शांति व्यवस्था बना रखने की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। और ये जो शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करने वाले मीणा थे, ये चौकीदार मीणा कहलाते थे। और इस चौकीदारी के बदले में ये गांव वालों से चौथ वसूला करते थे। मीणा चौकीदार मीणा कहलाए, लेकिन राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। और चोरी का माल जब बरामद नहीं होता, ठीक है, तो मीणाओं से उस माल की कीमत वसूली जाती थी। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न भी होने लग गए। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, ठीक है, सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 साल, कितने साल है? 12 साल से अधिक आयु के प्रत्येक मीणा को अपने नज़दीकी थाने के अंदर रोज़ाना हाजिरी देने के लिए पाबंद कर दिया। यानी 12 साल से बड़ा जो भी मीणा है वो प्रतिदिन थाने में, नज़दीकी थाने में अपनी हाजिरी देने के लिए जाएगा। इन कारणों से मीणाओं में असंतोष फैल गया। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे जराइम पेशा जैसे कानून हटवाने के लिए और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। और ये आंदोलन आज़ादी के बाद 1952 में जाकर समाप्त हुआ और जराइम पेशा कानून है वो समाप्त कर पाए। इस प्रकार मीणा आंदोलन चला लंबा, लेकिन वो आज़ादी के बाद समाप्त हो पाया था। अब हम प्रजामंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रजामंडल अर्थात प्रजा का मंडल या संगठन। देखिए, प्रजामंडल का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का समूह है। क्या होता है? जनता का समूह। राजस्थान में प्रजामंडलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि किसी भी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। तो जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया एवं राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों का गठन किया गया। तो इन्हीं प्रजामंडलों में सबसे पहले प्रजामंडल का बात करते हैं हम, मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, यानी सबसे पहले पढ़ेंगे मारवाड़ प्रजामंडल। प्रजामंडल यानी जनता का समूह है। देखिए, जयनारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की।
मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 जयनारायण व्यास द्वारा की गई। भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष, अर्थात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ। ठीक है। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़दास गट्टानी की अध्यक्षता में रणछोड़दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। यानी प्रजामंडल को गति देने के लिए क्या किया गया? 1938 में रणछोड़दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ, ताकि इन लोक परिषदों का गठन करके आंदोलनों को गति प्रदान की जा सके। नेक्स्ट अपना आंदोलन है जयपुर प्रजामंडल। देखिए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी द्वारा की गई थी। ठीक है। और इसकी पुनर्स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। स्थापना इसकी 1931 में हुई थी और ये राजस्थान का पहला या प्रथम प्रजामंडल था। ठीक है। लेकिन जमनालाल बजाज के प्रयासों से इसे पुनर्स्थापना 1936 में की गई। जयपुर में चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना शुरू किया था। किसने? यानी जयपुर में चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना शुरू किया। सन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। यानी जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1938 में। किसकी अध्यक्षता में? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। बाद में हीरालाल शास्त्री इसके अध्यक्ष बने। ठीक है। और प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की थी। क्या मांग की? उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की थी। जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो उसमें महिला के रूप में जुड़ने वालों के अंदर भी कुछ नाम विशेष है। महिला के रूप में एक तो इसमें नाम आता है दुर्गा देवी दत्त, जो जयपुर प्रजामंडल से जुड़े। इसके अलावा जानकी, ठीक है, जानकी देवी बजाज भी जयपुर प्रजामंडल से जुड़ी थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रजामंडल है मेवाड़ प्रजामंडल। देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल है, उसको 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। कब? 24 अप्रैल 1938 को उदयपुर के अंदर। और माणिक्य लाल वर्मा है, उन्होंने इसकी स्थापना के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। या यूँ कहें कि माणिक्य लाल वर्मा की अध्यक्ष ने इसको स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बलवंत सिंह मेहता बाद में इसके प्रथम अध्यक्ष बने। प्रजामंडल ने महाराणा पर अंग्रेजों से संबंध तोड़ने का निरंतर दबाव बनाया। स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की अपनी एक सक्रिय भूमिका लगातार रही है। देखिए, 1941 में सर टी राघवाचारी, कब की बात है? राघवाचारी 1941 में जब मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने ये प्रतिबंध हटाए थे जो कि मेवाड़ में लगे हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है बीकानेर प्रजामंडल। देखिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई और वेद मग्गाराम और लक्ष्मण दास स्वामी ने की थी। ध्यान रखिए, बीकानेर प्रजामंडल एक ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राज्य से बाहर अर्थात कलकत्ता में हुई थी। ठीक है। यानी राज्य से बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल कौन सा था? बीकानेर प्रजामंडल, जो कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता में स्थापित हुआ था। 1936 में वेद मग्गाराम ने इसकी स्थापना की थी। साथ में कौन थे? लक्ष्मण दास स्वामी। 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। यानी बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन कब हुआ? 30 जून 1946 को। कहाँ? रायसिंह नगर में। ठीक है। नेक्स्ट प्रजामंडल है कोटा प्रजामंडल। देखिए, कोटा प्रजामंडल में अभिन हरि, तनसुख लाल आदि के सहयोग से नैनू राम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। हम जानते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आदि को हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। तो नैनू राम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की, जिसमें अभिन हरि और तनसुख लाल आदि का प्रमुख सहयोग रहा है। देखिए, जो नैनू राम है, अभिन हरि है, इनको कोटा में राष्ट्रीयता का जनक भी माना जाता है। ठीक है। कोटा में पंडित नैनू राम की अध्यक्षता में 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ।
यानी जो कोटा प्रजामंडल है उसका अधिवेशन नैनूराम की अध्यक्षता में 1939 में हुआ। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडलों की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की उन्होंने पूरी मांग की थी। इन सभी रियासतों के साथ ही पूर्वी राजस्थान के राज्यों में भी प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां समानांतर संचालित की जाती रही। इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन से उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य किया। ठीक है, यानी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन से उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में काम कर रहा था। राजस्थान के प्रमुख जननायक, इससे पहले हमने प्रजामंडलों के बारे में अध्ययन किया था, तो अब हमारे प्रमुख पहले जननायक के रूप में हम लेते हैं गोविंद गुरु। देखिए, गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में कहाँ हुआ था? डूंगरपुर राज्य में। देखिए, राज्य तो राजस्थान ही है, लेकिन हमारे राजस्थान का क्षेत्र है डूंगरपुर। वहाँ एक साधारण बंजारा परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था और ये दयानंद सरस्वती थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात, मालवा आदि के बीच पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया था। ठीक है, यानी आदिवासियों को संगठित करने का मुख्य रूप से कार्य किया गोविंद गुरु ने। उन्होंने 1903 में सम सभा की स्थापना की। देखिए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है इसी पार्ट के अंदर सम सभा। देखिए, 1883 के अंदर स्थापना हुई थी, 1903 नहीं है, यानी संप सभा की स्थापना इन्होंने 1883 के अंदर की थी। और संप का मतलब बताया था मैंने किस प्रकार, प्रेम, भाईचारा, एकता आदि, ये संप का अर्थ होता है। ठीक है, 1903 यहाँ दिया गया है। 1903 में क्या हुआ था कि संप सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, न कि स्थापना इसकी है 1883 के अंदर। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं। सम सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि से दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव-गांव में स्कूल खोलने, बच्चों, बूढ़ों सभी को पढ़ाने और ज्ञान का प्रसार का संदेश उन्होंने दिया। रोज स्नान करके ईश्वर की में आस्था रखने की बात इन्होंने कही थी। कुल मिला के उनमें अच्छे संस्कार डालने का प्रयास गोविंद गुरु के द्वारा किया गया। अगले हमारे प्रमुख नायक रहे हैं अर्जुन लाल सेठी। देखिए, अर्जुन लाल सेठी हैं, इनका जन्म जयपुर में हुआ था। इन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की, जिसे वर्धमान विद्यापीठ भी कहा गया है। देखिए, ये अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे। कौन? अर्जुन लाल सेठी। तो इन्होंने वर्धमान विद्यालय के माध्यम से देखो देश भर में क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया था। देखिए, देखने में तो वर्धमान विद्यालय वो एक धार्मिक विद्यालय के रूप में नजर आ रहा था, लेकिन मूल रूप से वहाँ क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया था और देश भर से यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए क्रांतिकारी आए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्रांतिकारियों को या विद्यार्थियों को देश सेवा के लिए प्रेरित किया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से ये संपर्क में आए और संपर्क में आने के बाद इन्होंने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व लिया था। यानी रास बिहारी बोस ने राजस्थान में क्रांति का दायित्व किनको दिया? श्री अर्जुन लाल सेठी को दिया। देखिए, हमने ऊपर देखा है कि अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे। ये अपने अंतिम समय के अंदर अजमेर में रहे थे। कहाँ रहे? अजमेर दरगाह के अंदर इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था और वहीं जब इनका देहांत हो गया तो इनको मुस्लिम मानकर वहीं दफना दिया गया। तो इनकी कब्र आज भी अजमेर में वहीं है। ठीक है, और ये बच्चों को वहाँ अरबी फारसी का अध्ययन करवाया करते थे। अगले विद्वान के रूप में या अगले नायक के रूप में है केसरी सिंह बारठ। देखिए, केसरी सिंह बारठ राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े हुए थे। केसरी सिंह ने राजपुताने के जागीरदारों, रईसों और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था।
ठीक है। देखिए उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि के राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रा चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठ लिखकर मेवाड़ के महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया था। देखिए केसरी सिंह बारठ है, उन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को 13 दोहे लिखे थे। कितने दोहे लिखे? 13। ये दोहे लिखकर उन्होंने फतेह सिंह को ट्रेन में भिजवाए थे। और फतेह सिंह जो मेवाड़ के महाराणा थे वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा आयोजित या लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में जा रहे थे, लेकिन वो दिल्ली पहुंचकर भी दरबार में शामिल नहीं हुए क्योंकि वो चेतावनी रा चुंगटिया रचना पढ़कर रुक गए थे। ठीक है, तो ये रचना किसने लिखी? केसरी सिंह बारठ द्वारा 13 दोहों या सोरठों की रचना थी। नेक्स्ट हमारे नायक हैं विजय सिंह पथिक। देखिए विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह या गुज्जर, भूप सिंह गुज्जर, और ये जेल से भाग गए थे और भाग के वेश बदल के रहे, तब उन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक रख लिया था। ठीक है, तो भूप सिंह या विजय सिंह पथिक का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। उन्हें क्रांति के संचालन करने के लिए राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की जब योजना बनाई गई वो योजना असफल हो गई। इस योजना के असफल होने पर यह भूमिगत हो गए। बाद में विजय सिंह पथिक है वो उस नाम से बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए थे, यानी भूप सिंह के नाम से इनको पकड़ लिया गया था, फिर भाग गए, विजय सिंह पथिक नाम रख के बिजोलिया पहुंचे, वहां साधु सीताराम दास के कहने पर उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व कर लिया था और 1919 में इन्होंने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की भी स्थापना की थी। ये बात इसी रिलेशन के अंदर पहले आ चुकी है। इसके अलावा बेंगू किसान आंदोलन की कमान इनके कहने पर ही रामनारायण चौधरी ने संभाली थी, जबकि लोग इनको ये कमान देना चाहते थे। नेक्स्ट है सेठ दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण मारवाड़ में हुआ। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर इनका झुकाव देखिए शुरू से ही था। ठीक है, तो राव गोपाल सिंह से राठी की एक अतरंग मित्रता थी, या यूं कहीं दोनों अच्छे मित्र थे। प्रथम महायुद्ध जो कि 1914 में शुरू हुआ था के दौरान रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई और 21 फरवरी 1915 उन्होंने इसका दिन निर्धारित किया था। यानी रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने जो देश में क्रांति की योजना बनाई उसके लिए निर्धारित तारीख क्या थी? 21 फरवरी 1915। ठीक है, और राजस्थान में ये कार्य अजमेर नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी के रूप में गोपाल सिंह खरवा को करना था और साथ में उनके थे भूप सिंह। यानी ये क्रांति गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह को कहाँ करनी थी? अजमेर नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करके करनी थी। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता सेठ दामोदर दास राठी द्वारा ही उपलब्ध करवाई गई थी। ठीक है, और राठी है ये कौन है? हम पढ़ते हैं कि ब्यावर में कृष्णा मिल थी, तो जो राजस्थान में ब्यावर में कृष्णा मिल स्थापित हुई थी वो कारखाना इनके पिता ने ही शुरू करवाया था या उन्हीं का था। 1921 में राठी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी थी। तो ये थे कौन? सेठ दामोदर दास राठी। अगले हैं ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। देखिए बारठ परिवार सारा ही क्रांति से जुड़ा हुआ था। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ जोरावर सिंह बारठ मौजूद थे और ये माना जाता है कि जोरावर सिंह बारठ ने ही ये बम फेंका था। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की थी। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के 27 वर्षों तक ये भूमिगत रहे और बाद में 1939 में मध्य प्रदेश के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट हमारे जननायक के रूप में है कुंवर प्रताप सिंह या प्रताप सिंह बारठ। ये केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। ठीक है, हमने पहले भी केसरी सिंह बारठ के बारे में भी अध्ययन किया है। जोरावर सिंह बारठ देख चुके हैं, अब है कुंवर प्रताप सिंह बारठ। देखिए ये केसरी सिंह बारठ के पुत्र, इन्होंने रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया।
और ये जोधपुर होकर वापस आ रहे थे। तब इनके परिचित आसानाड़ा स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग किया और इनको गिरफ्तार करवा दिया। यानी जोधपुर आसानाड़ा स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने इनको धोखे से गिरफ्तार करवाया। इन्हें बरेली जेल में भेज दिया गया और कठोर यातनाएं दी गई। यानी ऐसे क्रांतिकारी जिनको बरेली जेल के अंदर रखकर यातनाएं दी गई थी वो कौन थे? कुंवर प्रताप सिंह। साथ ही क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इनसे काफ़ी प्रयास किए गए, इनको प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन इन्होंने अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। इनकी माँ का भी इनको वास्ता दिया गया, उसके रोने का वास्ता दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा मेरे कहने से अन्य माँओं का क्या होगा, तो इन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इनके धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के आगे CID के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड भी चकरा गए थे। तो इनके समय CID के डायरेक्टर कौन थे? चार्ल्स क्लीवलैंड। तो ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में ही ये अल्प आयु में शहीद हो गए। ऐसा माना जाता है कि 25 वर्ष की आयु में ही ये शहीद हो गए। तो राजस्थान के शहीदों में ये सबसे छोटे शहीदों में हैं और 24 मई 1918 को उनकी मृत्यु हुई थी। अगले क्रांतिकारी जननायक के रूप में है राव गोपाल सिंह खरवा। देखिए, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया या उनको सौंपा गया था, लेकिन अंग्रेजों को पता लग गया, जिसके कारण क्रांति की योजना विफल हो गई। विजय सिंह पथिक व राव गोपाल सिंह को टाटगढ़ अजमेर की जेल में नज़रबंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों पश्चात दोनों वहां से भाग गए और लापता हो गए। वहीं से भागने के बाद भूप सिंह विजय सिंह पथिक के रूप में चर्चित हुए, ठीक है, और गोपाल सिंह ने सलेमाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल में भेज दिए गए। यानी गोपाल सिंह है वो पकड़ लिए गए सलेमाबाद में और बाद में तिहाड़ जेल में उनको रखा गया। सन 1920 में रिहा होने के बाद इन्होंने अपने आप को रचनात्मक कार्य में लगा दिया और ऐसा माना जाता है कि चेतावनी चुंगट या रचना लिखने का काम या मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को रोकने का काम गोपाल सिंह खरवा ने ही इनको दिया था, केसरी सिंह बारठ को दिया था। तभी केसरी सिंह बारठ ने वो 13 दोहों की या 16 रचना लिखकर फतेह सिंह को भेजी और उसको पढ़कर वो रुके थे। धन्यवाद।